जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का द कॉन्सेप्ट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12th के साइंस का जो मॉडल सेट जो इंटरनेट पर जारी किया गया है उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम रजनीश जैन हुआ और मैं द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस क्लासेज का डायरेक्टर हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी को गवाए, बिना किसी समय को गवाए हुए। यहाँ देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस क्लासेज जो कि बेलसंड में स्थित है। यहाँ आपको सारे वैसा ही कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, पढ़े वही जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। और मैं यहाँ केमिस्ट्री का आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और याद रखिएगा क्या, द सुपर्ब क्लासेज फॉर इंग्लिश, जो कि इंग्लिश के लिए बहुत ही बेहतरीन एक संस्थान है जो कि राजू सर द्वारा चलाया जाता है। आप एक बार यहाँ ऑफलाइन बैच से जरूर ही जुड़ सकते हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7। और एक यहाँ पे आप बात याद रखिएगा, एक होती है ब्रेविस जालक। ब्रेविस जालक, और ब्रेविस जालक की संख्या होती है 14। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या होती है 7 और ब्रेविस क्रिस्टल जालक की संख्या होती है 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। मतलब कि हमसे पूछ रहा है कि बीसीसी में समन्वय संख्या कितनी होती है, तो बीसीसी में समन्वय संख्या होती है 8। बीसीसी में कितना होती है? 8। एक दो बात और आप याद रखिएगा, एक होती है एफसीसी, एक होती है ईसीसी और एक होती है एससी। एफसीसी में समन्वय संख्या होती है 12, ईसीसी में होती है 4 और एससी में होती है 6। तो हमको याद रखना है क्या कि बीसीसी में यानी कि पिंड केंद्रित एकक परमाणु में कितना होता है? 8। एफसीसी में होती है 12, ईसीसी में होती है 4 और एससी में होती है 6। आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक बात याद रखिएगा कि बीसीसी में जो परमाणु की संख्या होती है वो होती है 2, एफसीसी में होती है 4, इसमें होती है 2 और इसमें होती है 1। क्योंकि बीसीसी में जो एटम जो होता है वो कोना पे और प्लस में कहा बॉडी के केंद्र पे होता है, और एफसीसी में कोना पे और कहाँ पे होता है, तो वो होता है विपरीत फलक पे, और ईसीसी में होता है एक दूसरे के विपरीत फलक पे, और एससी में सिर्फ होता है कोना पे। जैसे कि यहाँ है, ये मेरा अगर एकक कोष्ठिका का अगर हम देखें तो अगर हम बीसीसी का बात करें तो परमाणु होगा कोना पे, किनारा जिसको बोलते हैं। टोटल 8 किनारे होते हैं और एक होगा बॉडी के सेंटर पे। तो कुल मिलाकर के इसमें कोना का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 इंटू 8, चूंकि 8 कोना है तो 1, और बॉडी सेंटर का होता है 1 यानी 1, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2। तो बीसीसी में कितने परमाणु होते हैं? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है। अभी हमने आपको बताया कि ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 14। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है। तो एफसीसी में जो चतुष्फलक रिक्ति की संख्या होती है वो होती है 8। आप याद क्या रखिएगा, 3 तरह का रिक्त होता है। एक होता है त्रिकोणी, एक होती है चतुष्फलकीय रिक्त, और एक होती है अष्टफलकीय रिक्त।
तो चतुष्फलकीय रिक्त जो होती है 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है, सॉरी त्रिकोणीय रिक्त 3 परमाणु से, चतुष्फलकीय 4 और अष्टफलकीय 6 परमाणु से मिलकर के बनी होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो हिमांक अवनमन अधिकतम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो कि है, मैं अपने ही नाम पर इस फॉर्मूला को रखा हूं, जिसको बोलते हैं रजनीश फॉर्मूला, या आप इसको रजनीश ट्रिक बोल सकते हैं। देखिए अनुसंख्य गुणधर्म होती है टोटल 4, तो कौन कौन होती है? एक होती है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब। उसके बाद इसमें आता है क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु। ये सारे के सारे जो होते हैं वो समानुपाती किसके होते हैं? तो विलेय की संख्या के, मतलब जितना ज्यादा विलेय होगा उतना ज्यादा इसका मान होगा। समानुपाती होती है विलेय की संख्या के। नेक्स्ट हमारा एक और कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, इसमें एक आता है हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु, और एक हमारा होता है वाष्प दाब। दो तरह का चीज है, एक हिमांक बिंदु और एक वाष्प दाब, मेल्टिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। ये सारे के सारे जो होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं विलेय की संख्या के, मतलब उल्टा चलेंगे, जिसका विलेय की संख्या ज्यादा उसका हिमांक बिंदु कम। इसी प्रकार यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हिमांक अवनमन, यानी कि हमसे पूछ रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना ज्यादा विलेय होगा उतना ज्यादा हमारा क्या आ जाएगा? तो इसमें देखिए, इसमें टोटल विलेय है 3, इसमें है 2, इसमें 0 मान लिए, इसमें 0, तो क्या आ जाएगा? ये मेरा सही आंसर हो जाएगा कि K2SO4 में, क्योंकि इसको हम अगर तोड़ना चाहे तो आ जाएगा 2K प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, तो 2 हो गया पोटेशियम का और 1 हो गया सल्फेट का, तो 2 1 3 मेरा आयन यहाँ पे होता है, तो 3 होने के कारण मेरा सबसे अधिकतम इसका क्या हो जाएगा? हिमांक अवनमन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन विलयन अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। अभी अभी बताया अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं 4, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रासरण दाब। तो इसमें से देखेंगे हम लोग, देखिए क्वथनांक का उन्नयन करके एक ऑप्शन है सी, जो कि मेरा सही हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि अगर 18 ग्राम ग्लूकोज किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित है तो मोललता ज्ञात करें। मोललता निकालने का साथियों एक फॉर्मूला होता है, क्या? मोललता बराबर फॉर्मूला विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय उसका आणविक द्रव्यमान ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी गम, और इनटू में होता है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान अगर केजी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर केजी में नहीं है ग्राम में है तो ऊपर में 1000 से गुना कर देंगे। चलिए विलेय का द्रव्यमान यहाँ कितना है? तो 18 ग्राम, तो यहाँ लिख देंगे विलेय का द्रव्यमान 18 ग्राम डिवाइड बाई ग्लूकोज का गम होता है कितना? 180, आणविक द्रव्यमान उसका होता है 180, क्योंकि 1000 ग्राम है तो इसको हम 1 केजी मान सकते हैं। 18 से 1 टाइम्स, 18 से 10 टाइम, 1/10, अगर इसको हम काटेंगे तो आएगा 0.1 m, तो कहीं 0.1 है? जी हाँ, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 0.1 m। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है 1 फैराडे बराबर होता है, तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500, इसका वैल्यू तो होता है 96,900 490 ही, लेकिन लगभग अप्रोक्स में इसको क्या मान के चलते हैं? 96,500 मान के चलते हैं, याद रखिएगा। अगला है जलीय घोल में एक K4FeCN6 के द्वारा कितने आयन प्राप्त होते हैं। तो आयन प्राप्त करने के लिए क्या होता है? इसको तोड़ेंगे, कैटायन और एनायन है, कैटायन मीन्स प्लस में, एनायन मीन्स माइनस में, इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 4K प्लस और प्लस FeCN6 माइनस, तो 4 आयन यहाँ है
और एक यहाँ है, तो 4 एक कितना हो जाएगा 5, तो हमारा 5 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आयन निकालने का यही तरीका है कि उसको आप तोड़िए, तोड़ने के बाद जो मेरा वैल्यू आएगा वही मेरा आयन की संख्या हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 0.1 NCH3COOH घोल का तुल्यांकी चालक तो 25 डिग्री सेल्सियस पर 80 है एंड इनफाइनाइट तनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी अनंत तनुता पर 400 है, तो CH3COOH का विखंडन का अंश ज्ञात कीजिए। मेरे भाई विखंडन का अंश मतलब होता है अल्फा, और अल्फा निकालने का एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, लेमडा एम कंसंट्रेशन पे, सांद्रता पे, और लेमडा एम इनफाइनाइट पे। सांद्रता पे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 80, सांद्रता पे कितना है 80, मतलब 0.1 N पे कितना है 80, और इनफाइनाइट पे कितना है 400, तो डिवाइड बाई 400, 0 से 0 कर जाएगा, 8 से 1, 8 से 5, मतलब 1/5। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 0.2 करके आ जाएगा, कोई 0.2, जी हाँ बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि कॉपर, जिंक, एजी और एफई के मानक अवकल विभव का क्रम क्या है। तो देखिए कॉपर, जिंक, एजी और एफई। कॉपर का होता है आप लोग को पता होगा 0.34, जिंक का होता है -0.76, एजी का होता है 0.80 और इसका होता है -0.44। तो आप बता दीजिए सबसे ज्यादा किसका है, एजी का, प्लस में, फिर क्या है प्लस में, एजी के बाद क्या है कॉपर, ठीक है, उसके बाद एफई लोहा का, ठीक है, उसके बाद जिंक का सबसे कम, तो क्या हो जाएगा मेरा बी ऑप्शन, क्योंकि प्लस में देखिए 0.80 ज्यादा है तो ये 1 नंबर, उसके बाद क्या है प्लस में ये 2 नंबर, फिर माइनस में कौन, देखिए माइनस में जितना ज्यादा उसको उतना कम माना जाता है, तो माइनस में ये तो 76 ज्यादा हुआ, लेकिन 4 क्या हुआ कम हुआ, तो कम वाला को लेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4 नंबर, तो 1 2 3 4, यानी कि पहला नंबर पे आ जाएगा एजी, दूसरा नंबर पे आ जाएगा सीयू, तीसरा पर एफई और चौथा पे जेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। दो तरीका का सेल आप लोग पढ़े होइएगा, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल उसको कहते हैं जिसे बार बार आवेशित किया जा सकता है, लेकिन द्वितीयक सेल उसे कहते हैं जिसे बार बार आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ हमारा द्वितीयक सेल का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा लेड स्टोरेज सेल, इसको ही द्वितीयक सेल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ए बी सी 3 तत्व है जिसका मानक अपचयन विभव दिया हुआ है। ए का है +0.68, बी का है -2.50 और सी का है -0.50। हमें पूछ रहा है तो इनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या है। तो अपचयन शक्ति का क्रम निकालने का मतलब हुआ कि जो सबसे कम है उसको सबसे पहले, उससे ज्यादा वैल्यू वाला को उससे ज्यादा। तो यहाँ तो ये क्या है माइनस में है, तो माइनस में बी पहले आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा बी सी ए, ऑप्शन नंबर डी। कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक का मान समान होता है। मेरे भाई अभिक्रिया के वेग को लिखते हैं ROR और वेग स्थिरांक को लिखते हैं K। ये तभी इक्वल हो सकता है जब इसके साथ कोई रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट यानी अभिकारक या फिर प्रतिफल के पावर में 0 आ जाए, क्योंकि किसी भी चीज के पावर में 0 होता है इसका मतलब उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 होने के वजह से ROR किसके बराबर हो जाएगा K के। ये तब होगा जब क्या होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया कौन सा है शून्य कोटि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई होता है। अभिक्रिया की कोटि 3 तरीके का होता है। एक होता है शून्य कोटि, शून्य कोटि, एक होता है प्रथम कोटि, एक होता है द्वितीय कोटि, एक होता है तृतीय कोटि।
हमसे पूछ रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का इकाई, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का इकाई होता है सेकेंड इनवर्स यानी समय का इनवर्स। बाकी सब का भी बता देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि के लिए आप लिखिएगा सेकेंड इनवर्स, तो सारे में आएंगे, सेकेंड इनवर्स सारे में आएंगे। इसका होता है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। इसका होता है मोल इनवर्स, लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। इसका होता है मोल इनवर्स, मोल के पावर -2, लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। इस चारों को आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन हमेशा फंसता है और इस साल भी हो सके तो फंसे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 16। कह रहा है कि अभिक्रिया ए से बी के लिए, ए से बी के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित करेंगे? तो मेरे भाई इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं अभिकारक और इसको बोलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल हमेशा प्लस में रहता है और अभिकारक हमेशा माइनस में रहता है। या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बाई डी टी आर ओ आर बराबर, और या तो इसके बदले में आप लिख सकते हो डीवी बाई डी टी प्लस में। तो एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो कौन सा लेंगे, प्लस वाला कि माइनस वाला? तो ऑप्शन देखते हैं। ए तो हो नहीं सकता है प्लस में, बी माइनस में हो नहीं सकता है, ए बी को लेंगे नहीं, तो माइनस में क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया की दर, तो आर को प्रभावित करने का ये सारे कारक है। ताप भी प्रभावित करता है, दाब भी करता है और सांद्रता भी करता है, मतलब इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम एक है, तो एंजाइम एक क्या है, तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है, आप लोग जानते होइएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है हमारा सोल। टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है, सोल प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 20, जो कहता है दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है, तो दूध है पायस का। दूध किसका उदाहरण होता है, दूध होता है पायस का उदाहरण। नेक्स्ट हमारा है भौतिक अधिशोषण में निम्नलिखित कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो आप लोग अधिशोषण पढ़े होइएगा। अधिशोषण होता है दो तरीका का, एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। अधिशोषण कितने प्रकार, दो, एक भौतिक और एक क्या, रासायनिक। रासायनिक भौतिक में जो है वंडरवाल फोर्स लगता है, वंडरवाल बल लगता है, लेकिन रासायनिक में कौन सा लगता है, तो रासायनिक में रासायनिक बंध लगता है, इसको आप याद रखेंगे, रासायनिक लगता है। चलिए इसमें ऊर्जा 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल लगता है, इसमें ऊर्जा 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल लगता है, और रासायनिक में आप याद रखिए, भौतिक में याद रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक अच्छा है, तो एक अच्छा क्या है, अवशोषक है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अगला है हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो किया जाता है द्रवक के रूप में, जिसको फ्लक्स भी बोलते हैं आप लोग। नेक्स्ट हमारा है 24 क्वेश्चन, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो साइनाइड विधि द्वारा एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो गैलेना होता है सीसा का अयस्क, जिसको पीवी बोलते हैं, सीसा का अयस्क होता है। अगला है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है किस विधि द्वारा, तो फेन प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करने का 4 तरीका, एक है गुरुत्वीय, गुरुत्वीय पृथक्करण जिसको बोलते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण। दूसरा हमारा है चुंबकीय, चुंबकीय पृथक्करण। तीसरा हमारा होता है फेन प्लावन विधि, फेन प्लावन विधि। और चौथा हमारा होता है निच्छालन, चौथा क्या होता है, निच्छालन। गुरुत्वीय पृथक्करण जो होता है कार्बोनेट और ऑक्साइड जैसे अयस्क के लिए उसका सांद्रण किया जाता है, चुंबकियों में लोहा के अयस्क के लिए सांद्रण किया जाता है, फेन प्लावन में सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है, और निच्छालन में जैसे हो गया आपका एल्युमिनियम, सोना,
और चांदी जैसे अयस्क का जो सांद्रण किया जाता है वो निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। तो क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन तो हमेशा अणु के रूप में आएगा 3, और अधिकता मतलब यहाँ 8 लेंगे तो क्या क्या बनेगा, तो बनेगा 6NH4Cl और प्लस में बनेगा यहाँ पे क्या N2। तो मेरा NH4Cl और N2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किसमें पी पाई डी पाई बंद होता है, किसमें पी पाई डी पाई बंद होता है, तो पी पाई डी पाई बंद होता है SO3 2 माइनस में। SO3 2 माइनस में कौन सा बंद होता है, पी पाई डी पाई होता है। 29 है वर्ग 16 के तत्व को कहा जाता है। तो वर्ग 16 के तत्व कहते हैं चलकोजन, वर्ग 16 के तत्व कहते हैं चलकोजन। देखिए वर्ग 16, वर्ग 17 एंड वर्ग 18। वर्ग 16 के तत्व कहते हैं चलकोजन, जो कि इसका आता है ओल्ड स्टाइल से टेपो, इसका आता है। वर्ग 17 को कहते हैं हाइलोजन, हाइलोजन इसमें आता है फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर कल बाहर आई आंटी 80। वर्ग 18 को कहते हैं अक्रिय गैस, जिसमें आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और एक आता है रेडॉन। इसमें सारे के सारे आते हैं। और वर्ग 18 के तत्व को बोलते हैं अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस, सारे इसी को बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो सबसे ज्यादा प्रदर्शित करता है Mn, इसका +7 करके आता है, वो क्या करता है, सबसे अधिक प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है। तो 4F मतलब क्या चला गया, F ब्लॉक में चला गया, और F ब्लॉक में जब चला जाता है तो या तो लेथेनॉइड नहीं तो एक्टेनॉइड, लेकिन 4F करके निम्न स्तर का ऊर्जा है, इसीलिए इसका क्या आ जाएगा, लेथेनॉइड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि K3Cr C2O43 में Cr की समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या इसकी होती है 4, लेकिन यही आपसे पूछा जाता है कि इसका परमाणु कितना आएगा इसमें, तो इसमें परमाणु आएगा, सॉरी समन्वय संख्या 6 और परमाणु आएगा 4, क्योंकि 3 यहाँ पोटेशियम है और एक ये जो पूरा मिल करके बनाएगा एनायन, तो हो जाएगा 3 1 4। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय हमारा है कौन सा, अनुचुंबकीय हमारा है NiCl4 2 माइनस। ये दोनों जो है NiCN4 2 माइनस और NiCO4, ये सारी ये दोनों के दोनों प्रतिचुंबकीय होते हैं, इसको याद रखिएगा, प्रतिचुंबकीय, ये क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह काम करता है। तो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह SO2 काम करता है। एक दो उदाहरण और आप याद रखिएगा जो दोनों की तरह कार्य करता है, एक तो आ जाता है H2O और एक आ जाता है H2O2। ये दोनों के दोनों क्या होता है, ये भी ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है। तो रंगीन कौन सा होता है, तो रंगीन होता है NO2। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन होता है, तो रंगहीन होता है कॉपर, आप लोग पढ़े होइएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है। तो संक्रमण तत्व कौन नहीं है, तो एशियन क्या है, संक्रमण तत्व नहीं होता है, किसी के साथ संक्रमण नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला हमारा है वर्ग 18 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो वर्ग 18 मतलब क्या, इसका मतलब अक्रिय गैस, मतलब पूरा इसका भरा हुआ होगा कक्षा, तो भरा हुआ होगा तो मतलब S में 2 और N में P में 6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P में तो खाली है, यहाँ भी P में खाली है, यहाँ आधा भरा हुआ है, लेकिन पूरा भरा हुआ लेंगे तो NH2 और NP6। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस की अगर बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा,
तो वो हो जाएगा हीलियम, जो क्या होता है सबसे कम क्वथनांक वाली गैस होती है। नेक्स्ट हमारा है कि हुप के विधि के द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है। तो हुप के विधि के द्वारा एल्युमिनियम का शोधन किया जाता है, कॉपर का शोधन विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है, और इसका जिंक का विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, और लोहा का जोन रिफाइनिंग विधि एक आता है उसके द्वारा किया जाता है। तो कॉपर का किया जाता है विद्युत अपघटनी द्वारा, याद रखिएगा विद्युत अपघटनी। लोहा का किया जाता है जोन रिफाइनिंग विधि द्वारा, जिंक का किया जाता है विद्युत अपघटन विधि द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, और एल्युमिनियम का किस विधि द्वारा, हुप विधि द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो विद्युत ऋणात्मक कौन सा है, फ्लोरीन क्या है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, इसका ऋणात्मकता इतनी ज्यादा होती है कि इसके संपर्क में जो भी प्लस आयन आते हैं उसके अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अगला है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व में नहीं है, मतलब कि कौन सा ऐसा यौगिक है जिसको हम बना ही नहीं सकते, ये फालतू का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिएगा नियॉन F2 जो होता है उसको हम बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऋणात्मक होता है जिस कारण से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 43 क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंध कौन सा नहीं बनाता है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा HCl। तो HCl अगर हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है तो क्या बनाता है, तो HCl बनाता है सहसंयोजी बंध, मतलब कि दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है जटिल यौगिक कितना में आयनों की संख्या है। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन और 1 पूरा 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 आयन यहाँ पे टोटल उपस्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो आइडोफॉर्म परीक्षण देता है इथाइल एल्कोहल C2H5OH। अगला है एल्काइल हैलाइड का जलीय केओएच द्वारा एल्कोहल में परिणत होना कहलाता है। तो कहलाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ क्या होता है एक तत्व दूसरे तत्व को अपना इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा है कि सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का यूपीएससी नाम है। सेकेंडरी है मीन्स आ जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट हमारा है कि बिनाइल हैलाइड कौन सा है। तो बिनाइल हैलाइड का हमारा सूत्र हो जाएगा CH3CBrCH2। ये क्या है, बिनाइल हैलाइड का सूत्र है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन निश्चेतक के रूप में उपयोग होता है। तो देखिए निश्चेतक के रूप में यहाँ 2 तरह से चीज उपयोग होता है, एक क्लोरोफॉर्म भी होता है, एक आइडोफॉर्म भी होता है, लेकिन यहाँ A एंड B नहीं दे करके सिर्फ अलग अलग दिया है, तो इसीलिए क्या होगा इसमें एक हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या है C2H5OH एवं CH3O है, तो दोनों के दोनों होते हैं क्रियाशील समावयवी, दोनों के दोनों क्या होते हैं क्रियाशील समावयवी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला कि प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। देखिए एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम प्राप्त करते हैं एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हम प्राप्त करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है या तो आप ऑक्सीजन को प्लस कर दीजिए, नहीं तो हाइड्रोजन को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, इसी का मतलब होता है ऑक्सीकरण। या तो आप हम क्या करते हैं एल्कोहल से डायरेक्ट क्या, यहाँ पे तो हमको जाना चाहिए कहाँ पे एल्डिहाइड पे, लेकिन एल्डिहाइड ऑप्शन में नहीं होने के कारण हम किस पे जाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल पे। तो यहाँ एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का दिया हुआ है, वही मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम क्या है। मेरे भाई डाई है, डाई मतलब दो मतलब होता है इथॉक्सी इथेन, एक मतलब मिथॉक्सी हो जाता है, 3 मतलब क्या जाता, 3 के लिए प्रोप यूज करते हैं, 2 के लिए इथ यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम होता है। तो एसीटोन मतलब होता है प्रोपेनॉन। एसीटोन का सूत्र आप लोग जानते होंगे C+O CH3 एंड CH3। यहाँ टोटल 3 कार्बन है, 1 2 और 1 3,
3 को बोलते हैं प्रोप, एसीटोन के लिए यूज करते हैं 1, तो हो जाएगा प्रोपेनॉन। लेकिन यहीं पे अगर 2 रहता तो 2 के लिए इथेनॉन और 1 के लिए मेथेनॉन हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को आप लोग भली भांति जानते होंगे कि फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है मेथिल एल्कोहल एवं सोडियम फॉर्मेट। अगला हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि अभिक्रिया इतना जो है कौन सा है। तो अभिक्रिया जो है यहाँ देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया लगेगा, क्योंकि अपना क्या करेगा छोड़ करके स्थान दूसरे के स्थान पे ग्रहण कर लेता है, इसलिए यहाँ पे कौन अभिक्रिया हो रहा है, नाभिक में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH, CHO होता है एल्डिहाइड का, और इसको बोलते हैं कीटोन, CO को बोलते हैं कीटोन, और COOR को बोलते हैं ईस्टर। COOR क्या होता है, ईस्टर। एक आप और याद रखिएगा, OH को बोलते हैं एल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट है, OH को बोलते हैं एल्कोहल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला, CH3CN के जल अपघटन में कौन प्राप्त होता है। तो CH3 साइनाइड के जल अपघटन में हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है, तो CH3COOH। अगला है अनुसूत्र C3H9N के द्वारा किसे व्यक्त किया जाता है। यहाँ देखिए तीनों तरीका के एमीन को इसमें व्यक्त करेंगे। ये हमारा क्या क्या ऑप्शन है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, तीनों तरीका का करेंगे तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एनिलीन की अभिक्रिया सुधम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है। आप लोग एनिलीन का जानते हैं क्या होता है, एनिलीन को ऐसे लिखते हैं, देखिए यही मेरा क्या है एनिलीन। इसका अभिक्रिया किसके साथ कराना है, सुधम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। आपको पता होगा सल्फ्यूरिक अम्ल टूटता है H+ और प्लस HSO4- में, ठीक। अब इसका अभिक्रिया इसके साथ कराएंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे जाकर के बैठ जाएगा, क्या क्या बैठ जाएगा, एक तो NH2 है और क्या फिर आकर के बैठेगा HSO4, यहाँ NH2 का NH3 हो जाएगा और HSO4- चला जाएगा। फिर इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करने का मतलब क्या होगा कि SO4 जो माइनस है HSO4 वो एक पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। पैरा पोजीशन मतलब यहाँ पे आ जाएगा, जिसको लिखेंगे HSO4- और यहाँ पे क्या बच जाएगा NH2 करके बच जाएगा। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है सल्फैलिक अम्ल। इसका नाम क्या होता है, सल्फैलिक अम्ल। एक आप लोग यहाँ देख रहे हैं बहुत ही अच्छा सल्फोनिक लिखा हुआ है। तो सल्फोनिक का जो होता है सूत्र होता है S डबल बॉन्ड O R और OH। अगला है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो कुछ नहीं करना है, बेंजीन में क्या लगा देना है, सल्फोनिक अम्ल करके लगा देना है। तो ये रहा मेरा बेंजीन और इस पे लगा देंगे हम क्या, सल्फोनिक अम्ल। यही मेरा क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। और ये क्या है, सल्फोनिक अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉल KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग पढ़े होगा, एक होता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया ही कहलाती है, किसके साथ कराने पे, प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉलिक KOH के साथ कराने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 61 कि सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। सुक्रोज के जल अपघटन को बोलते हैं इन्वर्जन। इसका एक और नाम होता है प्रतिपन, इसको भी आप याद रखिएगा, प्रतिपन इसका इन्वर्जन का ही दूसरा नाम है। अगला है एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील समूह होता है। तो एमिनो अम्ल में दोनों पाया जाता है, COOH भी पाया जाता है और NH2 भी पाया जाता है, मतलब A and B दोनों। नेक्स्ट है कि रतौंधी किसकी कमी से होता है। तो रतौंधी होता है विटामिन A की कमी से। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है, एक तो मांसपेशिया में कमी आ जाता है,
मांसपेशिया में कमी, या फिर एक और फर्टिलिटी में कमी आ जाता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन बी12 से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। और विटामिन सी के पायरिया या स्कर्वी रोग, पायरिया या स्कर्वी रोग भी हो सकता है किसके कमी से, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन है 64। हाँ, निम्नलिखित में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है। तो शरीर द्वारा कौन नहीं बनाया जाता है, शरीर द्वारा कौन नहीं बनाया जाता है, तो शरीर द्वारा विटामिन नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा बृहद अणु नहीं है, मतलब बाहर का अणु नहीं है, उसको बोलते हैं पैल्मिटेट। क्या है, बृहद अणु नहीं। अगला है पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर है, तो पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर होता है मेथिल रबर। अगला है ऑर्नेलिन निम्नलिखित में से किसके बहुलक है, तो ऑर्नेलिन बहुलक आप लोग पढ़े होंगे किसके होते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल का। एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक कौन है, ऑर्लिन। नेक्स्ट हमारा अगला है 68। आरएनए में मौजूद प्यूरिन बेस है, तो आरएनए में कौन सा मौजूद होता है बेस, आरएनए में होता है गुएनिन। आरएनए में कौन सा होता है, गुएनिन मौजूद बेस प्यूरिन बेस होता है। नेक्स्ट हमारा है कि न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा सही क्रम है, तो न्यूक्लिक अम्ल में सही क्रम जाने के लिए आपको एक तो बेस आएगा यानी भस्म, शर्करा और फॉस्फेट, यानी कि डी मेरा क्या हो जाएगा सही। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है, तो वनस्पति कोशिका का सबसे आवश्यक घटक यानी कि पेड़ पौधा के लिए जो सबसे आवश्यक घटक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलोज बोलते हैं। ये रहा हमारा 70 के 70 क्वेश्चन जिसका हमने एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीका से किया आपके सामने। ये रहा हमारा 70 का 70 क्वेश्चन जिसका एनालिसिस हमने कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर इसका समझ में नहीं आया। बाकी इसमें अगर किसी तरीके का डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, जरूर बताने का कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी कोई मिस्टेक हुआ हो तो इसी के साथ इस वीडियो का समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।